आप सभी मित्रों को नमस्कार। साथियों, आज 26 फरवरी है, रविवार, और हम लोग देखते ही देखते अशोक वाजपेयी जी पर चल रहे एकाग्र की इस 24वीं कड़ी में आ पहुंचे हैं। आज साहित्य की एक बेहद खास विधा पत्राचार पर बातचीत होगी। किसी भी साहित्य में पत्राचार का अपना एक विशेष और बेहद आत्मीय महत्व है, क्योंकि उसके माध्यम से हम साहित्य और उसकी जो दुनिया है उसके काफी करीब आ जाते हैं। सर्जकों के बीच की जो पारस्परिकता है उसे भी हम बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। यह पत्राचार साहित्य के शोधार्थियों के लिए भी अरसे से बड़े काम का रहा है। किसी रचना के पीछे के जो सरोकार है, जो पृष्ठभूमि है, उसको भी समझने में हमें सुविधा होती है। स्वयं रचनाकार की राय या उसके मित्रों, अग्रजों और परवर्तियों की राय से भी हम सुपरिचित होते हैं। आज हम लोग अशोक वाजपेयी जी पर चल रहे एकाग्र की इस कड़ी में इसी विधा पर बात करेंगे, क्योंकि स्वयं लेखक अनुवादक अशोक वाजपेयी जी इस विधा को लेकर, साहित्य में पत्राचार के योगदान को लेकर बड़े ही आग्रहशील रहे हैं। जब तब वे उन पुस्तकों की चर्चा किया करते हैं जिनमें ऐसे पत्राचार हुए हैं। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि आज जो है इस कड़ी में हमारे साथ लेखक अनुवादक ब्रजरत्न जोशी जी अपनी बात रखेंगे और अशोक वाजपेयी और दूसरे लेखकों के बीच हुए पत्राचार की पुस्तक अपने दूसरे पर केंद्रित उनका यह वक्तव्य होगा। ब्रजरत्न जोशी जी मधुमती के कई बेहतरीन अंकों का संपादन कर चुके हैं। कई ऐसे विशेषांक हैं जो उनके संपादक के खाते में हैं और वह एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान उनकी ओर से इधर संभव हुआ। साथियों, मैं यह भी कहना चाहता हूं इस अवसर पर कि मेरे युवजन मेरे परिजन नाम से एक बेहद उपयोगी पुस्तक का संपादन भी अशोक वाजपेयी जी ने किया। मेरे युवजन मेरे परिजन, इस पुस्तक में मुक्तिबोध के नाम लिखे विभिन्न लेखकों के पत्र समाहित हैं। इसी तरह एक और पुस्तक मेरे प्रिय नाम से हिंदी में आई, जिनमें सैयद हैदर रजा और कृष्ण खन्ना के बीच हुए पत्राचार संकलित है। इसका भी संपादन अशोक वाजपेयी जी ने किया। सैयद हैदर रजा, जिनकी 101वीं जयंती चल रही है, और कृष्ण खन्ना जी के बीच जो यह पत्र व्यवहार हुए, अंग्रेजी में हुए मूलतः, और यह पुस्तक जब हिंदी में लाने की परिकल्पना बनी तो उन अंग्रेजी पत्रों के अनुवाद का काम गल्पकार प्रभात रंजन जी को दिया गया। तो ऐसे कई संदर्भ हैं जिन्हें लेकर हम बातचीत कर सकते हैं और जिनसे हम यह समझ सकते हैं कि इस विधा को लेकर अशोक वाजपेयी जी शुरू से ही कितने गंभीर रहे हैं। आइए हम लोग इस अवसर पर अपने वक्ता को बुलाते हैं और उनसे अशोक जी की इस पुस्तक अपने दूसरे के बारे में सुनते हैं और इस बहाने कई और बातचीत भी होगी। ब्रजरत्न जी, स्वागत, नमस्कार। नमस्कार।
और आपसे अनुरोध करता हूं कि अपना वक्तव्य आरंभ करें। जोशी जी। नमस्कार अर्पण कुमार जी, और पुनः इस जन सुलभ पुस्तकालय की श्रृंखला के अंदर, जो कि मैं समझता हूं आने वाले दिनों में हिंदी इतिहास की एक अविस्मरणीय श्रृंखला मानी जाएगी। आपने लगातार पिछले कुछ वर्षों में जो काम किया है वो बहुत ही लगन, मेहनत और निष्ठा का सुपरिणाम है। और मैं मित्रों आप सबसे ये साझा करना चाहूंगा इनकी लगन का उदाहरण की लगभग 1.5-2 वर्षों से हमारे बीच में इस कार्यक्रम में आने के लिए निरंतर अर्पण कुमार जी लगे हुए थे। ये इनकी सच्ची समर्पण की, सूझबूझ की, चयन और विवेक का एक बड़ा उदाहरण है कि मेरे जैसे सामान्य आदमी के पीछे भी हाथ धोकर पड़े कि आपको हमारे कार्यक्रम में आना है। मैं इनकी लगन का बहुत कायल हूं और मैं चाहता हूं कि इनकी जैसी, और ये मैं अपने तौर पे नहीं कह रहा हूं, हिंदी के सभी बड़े लेखकों से जो मेरा संवाद है वे इनके बारे में लगभग ऐसा ही सोचते हैं। इसलिए नहीं कि ये सब पर केंद्रित कार्यक्रम करते हैं, बल्कि इसलिए कि इनके कार्यक्रम की संरचना, इनका जो रचनाकारों के साथ जुड़ाव और उनका संवेदनात्मक अन्वेषण करने की जो इनकी क्षमता और उनके द्वारा सुझाए गए जो रास्ते हैं वे सबको अत्यंत प्रिय है। शायद कुछ लोग संकोच से इनके साथ ये जानकारी साझा न करें, पर बतौर एक संपादक मैंने कई बार इनके बारे में कई बड़े लेखकों से जब बात हुई है तो समय समय पर उन्होंने मुझे इनके काम की तारीफ की है, और मैं समझता हूँ यह अवसर ठीक है कि मैं सबकी राय को आपके साथ साझा करूं। आज इन लगातार मैं जो इस कार्यक्रम से ऐसा नहीं था कि कोई बचने की नहीं, कुछ तो व्यस्तताएं थी और कुछ ऐसा संयोग बन रहा था कि जब भी अर्पण कुमार जी आग्रह करते, वे सब मेरे प्रिय लेखकों पर थे जिनके आयोजन, लेकिन मैं किसी न किसी शारीरिक व्याधि या किसी न किसी व्यस्तता में ऐसा था कि चाहकर भी इनका अनुरोध पूरा नहीं कर पा रहा। तो मैं सार्वजनिक रूप से इनसे क्षमा मांगता हूं, लेकिन इनकी लगन और निष्ठा का भी पूर्ण कायल हूं। तो आज भी पूर्णतः ठीक न होते हुए भी मैंने दवा लेकर तय ऐसा किया कि बिल्कुल ना आज इनको सोचिए। मना न किया जाए और मैं आज आपसे बात करूं। मित्रों जी आप सब सर। जानते हैं कि हिंदी में जो पत्र साहित्य है वो अभी ऐसी विधा है जिसका कि विधाओं के परिक्षेत्र में अभिषेक होना बाकी है। पत्र साहित्य पर हिंदी में चिंतन, मनन और अलग से जो लेखन है वो नहीं हुआ। जैसे अंग्रेजी में तो लेटर राइटिंग अमंग द पोएट एंड राइटर्स फ्रॉम वर्ड्सवर्थ टू एलिजाबेथ बिशप जैसी चर्चित कृतियां हैं, पर हमारे यहाँ ऐसी कृति का लगभग अभाव था। श्री अशोक वाजपेयी न केवल साहित्य के गहन अध्येता, सुपरिचित कवि और प्रसिद्ध संस्कृति कर्मी ही नहीं, बल्कि ऐसे सर्जक भी है जिन्होंने विधाओं को समृद्ध करने के साथ संपन्न भी बनाने की कोशिश की है। देखिए जो संपन्न बनाने की प्रक्रिया है उसमें उनकी अपनी किताब जो अपने दूसरे हैं इसका बड़ा योगदान है। ये एक ही पुस्तक जो है लगभग 500 पृष्ठों के आसपास फैली है और इसमें 29 लेखकों के करीब 200 से अधिक पत्र इसमें शामिल है। तो ये जो पुस्तक का आकार है वो ये बताता है कि ये जो इनका पत्राचार है वो एक पूरे काल खंड की संस्कृति के अंदर और उसके अंतरलोक, यानी जहां पत्र, हम कहते हैं पत्र हमारे पल का लेखन है, हर पल का लेखन। तात्कालिक लेखन कहकर कई बार इनकी महत्ता को कम भी किया जाता है, कुछ लोग कहते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि यह जो लेखक है वो जब अपने संवेदना के अनंत भूमि पर रमण करता है और उसके रम्य अभयारण्य में जब विचरण करता है और उस क्षण जो आवेग अपनी रचना धर्मिता को लेकर, अपनी संवेदना के संतरण की प्रक्रिया को लेकर, अपने निजी संबंधों में आ रहे उठाव पटक की तरफ लेकर, सहमति असहमति की लेकर, संवाद विवाद को लेकर और रचना प्रक्रिया की जटिलताओं को लेकर, आप देखेंगे हिंदी में पत्र साहित्य की एक लंबी परंपरा है, पर दुर्भाग्य से अभी कोई ऐसा शोध अध्ययन या गंभीर अध्ययन हमारे सामने नहीं आ पाया जो कि जिस तरह से कि अंग्रेजी में या अन्य जो विश्व की जो भाषाएं हैं उनमें जिस तरह के अध्ययन खूब सारे आए हैं उससे हिंदी को भी संपन्न होना शेष है। इसलिए जब माटी का एक बहुत महत्वपूर्ण अंक अशोक वाजपेयी पर केंद्रित हुआ तो अरुणदेव और नरेंद्र पुंडरीक जी का आग्रह था कि आप निरंतर कुछ न कुछ पढ़ते रहें, तो हम चाहते हैं कि अशोक वाजपेयी पर जो एकाग्र पत्रिकारी उसमें किसी एक पक्ष को आप चुने। तो मैंने उनसे पूछा कि जो अब तक लिखे गए हैं, मैं काफी देर हो गया था और मुझे लगा कि मैं शायद इस अंक के लिए लिख नहीं पाऊंगा,
लेकिन वो भी लगातार दबाव बनाते रहे और मुझे पता चला कि अंक लगभग अब पूर्णाहुति पर है। तब मुझे पता चला कि पत्र साहित्य पर किसी ने विचार नहीं, और मैं जिस तरह से सोच रहा था, और मैंने फिर ये जो आज के कार्यक्रम का शीर्षक है, इसी शीर्षक से कांपती मैत्री में खिलता संसार, जो अशोक वाजपेयी की कविता की एक पंक्ति है, उसी से एक मैंने उसमें एक छोटी अपनी विश्लेषणात्मक टिप वहां उनको भेजी, जो कि उसमें संग्रहित है। आप उस संग्रह से पढ़ सकते हैं, और मैं अभी उसको उसके कुछ हिस्सों को आपके साथ साझा भी करूं। चूंकि एक जेनर के रूप में, एक विधा के रूप में पत्र साहित्य का संबंध और इतिहास आप देखने जाएंगे तो पता चलेगा कि ग्रीक भाषा में एक शब्द था है एपिस्टलरी, और उसी से एक शब्द बना एपिस्ट्री नॉवेल। ये वहां से इस विधा को आप आरंभ करके देखें तो 18वीं शताब्दी के उस फेज से लेकर और आज 21वीं शताब्दी के इस दौर तक इस विधा में कई संरचनागत परिवर्तन आए और एक लंबी यात्रा इस विधा ने की। लेकिन हिंदी के विशेष संदर्भ में देखें तो हिंदी में ये जो पत्र जितने भी आए, चाहे महावीर प्रसाद द्विवेदी के पत्र थे या कि मलयज के रमेश चंद्र शाह के साथ जो पत्राचार का संवाद था, और या कि ये जो अशोक जी की जो बहुत ही महत्वपूर्ण कृति जो है तो जिसका उल्लेख मैं अभी इस कार्यक्रम में करूंगा, इनको आप देखेंगे तो पता लगेगा कि हिंदी का जो पत्र साहित्य है, मैं भले ही ये कह रहा हूं और मैं स्वीकार भी कर रहा हूं कि विधा के रूप में इसका अभिषेक होना शेष है, लेकिन जिस दिन ये विधा के रूप में और ज्यादा समादृत होगी तो आप पाएंगे कि इस पत्र साहित्य की कृतियों में बहुत सी ऐसी कृतियां हैं, जिस कृति के अलावा भी जिसके पूरे अगर समग्र अवलोकन को हम देखें तो वैश्विक पत्र साहित्य के और हिंदी साहित्य का तुलनात्मक कभी कोई अध्ययन किया जाएगा तो हमारे साहित्यकारों के, कवियों, लेखकों के, आलोचकों, संपादकों के कैटेगराइजेशन करके इस तरह से कुछ पत्रों को अलग अलग करके उनका एक विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे तो वो किसी भी विश्व स्तरीय ऐसे अध्ययन से कमजोर साबित नहीं होगा, बल्कि उसके बराबर का ही साबित। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब अगर हम ये देखते हैं कि दिमाग में हमारा एक प्रश्न आना स्वाभाविक है कि कोई लेखक जब लिखता है और विभिन्न विधाओं में लिखता है, अशोक वाजपेयी जैसा लेखक तो लेखन की लगभग सभी सर्वप्रचलित विधाओं में समानाधिकार से लिखते रहे हैं और विश्व साहित्य के गहन अध्येता हैं और आवाजाही उनकी निरंतर विश्व साहित्य से रही, अनुवाद भी खूब किया है। तो ऐसे एक लेखक को पत्र लिखने की क्या आन पड़ती है, या हम जो साहित्य का एक सहृदय पाठक है वो इतनी विधाओं के साथ इस विधा से क्यों जुड़े? थोड़ा इस पर बात करते हुए हम अपने विषय पर आगे बढ़ेंगे तो मैं समझता हूं कि इससे कार्यक्रम की सार्थकता कुछ और। देखिए, मेरा ये मानना है कि किसी भी लेखक के पत्र, मैं यहाँ हिंदी या अशोक वाजपेयी को शामिल नहीं कर रहा हूँ, मतलब सभी को, सारे साहित्य, पत्र साहित्य को शामिल करते कह रहा हूँ, चाहे वो राजनीतिक पत्र रहे हैं, चाहे वो सामाजिक पत्र रहे हैं, चाहे संबंधों को, प्रेम को, उसको लेकर पत्र रहे हैं, वे जीवन जगत के अंतरलोक के अंदर पल रहे पल पल का इतिहास है। अंतरलोक के अंदर जो पल पल रहे हैं, जिनका पोषण हो रहा है, असल में जिसे हम संवेदनात्मक अन्वेषण कहते हैं, वह संवेदनात्मक अन्वेषण उन्हीं पलों का होता है और वो पल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं एक रचनाकार की दृष्टि से। एक रचनाकार की रचना प्रक्रिया की दृष्टि में उनका बहुत सम्यक योगदान होता है, बहुसम्यक योगदान होता है इधर से। और इतिहासकार की दृष्टि से देखें तो वो इतिहास के लिए ठोस और प्रामाणिक आधार साबित होते हैं। और इतना ही नहीं, क्योंकि जीवन एकायामी नहीं है, एक स्तरीय नहीं है, बहुस्तरीय है। जीवन और चरित्र दोनों ही बहुस्तरीय परतों से ढके, उसकी बहुस्तरीय संरचना है। उसके नीचे हमारे अंदर की विफलता, गर्व, अवसाद, सुख, दुख, नाना प्रकार के भावों का उतार चढ़ाव उसमें चलता रहता है। ऐसे में जब रचनाकार अपने अंतर जगत में रमण करते वक्त इन सब भावों से कैसे मुठभेड़ करता है, बहुत बार हम उसकी रचना के माध्यम से बहुत गहरे पाठक तो जान पाते हैं कि वो इस तरह से इन आवेगों से किस तरह सामना करता है, उसका इन आवेगों के साथ क्या रिश्ता, कैसे रिश्ता बनता है, उसकी विश्लेषण की प्रक्रिया क्या है। लेकिन एक सामान्य पाठक, औसत पाठक नहीं जान पाता। उसके लिए पत्र सबसे बड़ा ही प्रवेश द्वार है। पत्रों के माध्यम से मैं समझता हूं किसी भी रचनाकार के
मैंने तो इस आर्टिकल में भी लिखा है, उनके ऊपर लिखे कि भी अशोक वाजपेयी का अगर कोई अध्येता है, कोई शोधकर्ता है, तो उसे सबसे पहले उनकी ये जो पत्रों की पुस्तक है अपने दूसरे, इसको पढ़ना चाहिए और इसके माध्यम से होते हुए फिर उनके रचना संसार में जाना चाहिए और उसके विविध जो पाठ बनेंगे उसमें, जैसे हम कहते हैं, उन पाठों से जो है हमारा सामना उसका होगा और फिर हमारा चयन और विवेक और संतुलन जो है वो हमारा साथ देगा। तो हम शायद रचना के माध्यम से जो हो रहा है संवेदनात्मक अन्वेषण है उसके करीब करीब पहुंचने में सफल साबित हो सकते हैं। ऐसा मेरा निजी तौर पर मानना है। हो सकता है कुछ लोग इससे सहमत हो और इससे न भी। दूसरा, लेखक और लेखन के बीच में जो गोपन पल होते हैं वो भी बड़े इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उनका बहुत ही लेखन के जो परिपक्व लेखन है उसकी अगर एक पोस्ट मॉडर्निस्टिक स्टडी की जाए तो उसमें वो जो पल है बड़े जबरदस्त ढंग से हमारे सामने आते हैं, क्योंकि वो अंतरंग पल है। वो रचना की प्रक्रिया में कई बार ओझल हो जाते हैं और वो ओझल हो जाते हैं या ओझल रह जाते हैं, ये भी कह सकते हैं। कई बार हम देख पाते, कई बार देख नहीं पाते। देख पाते तो उस तरह गहरे उसको अनुभूत नहीं कर पाते और अनुभूत कर लेते तो गहरे से व्यक्त नहीं कर पाते। तो ये जो पुस्तक है जो सूर्य प्रकाशन मंदिर से प्रकाशित है अशोक वाजपेयी की, अपने दूसरे सन 2014 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी। और यहाँ पर मैं अपने दर्शकों को ये भी बताता चलूं कि एक संयोग था कि मैं उन दिनों महाविद्यालय से आते वक्त सूर्य प्रकाशन मंदिर रास्ते में पढ़ता था। उनके मालिक मेरे बहुत अच्छे करीबी दोस्त हैं और एक तरह से परिवार का हिस्सा है। तो मैं वहां रुक जाया करता था और नई किताबें कौन सी आई है, क्या हुई है, थोड़ा बातचीत हो जाती। तो एक दिन मैं जब वहां गया दोपहर में, गर्मी की एक दोपहर थी सब 2014 की, तो मुझे वहां यशस्वी संपादक पीयूष दहिया और प्रसिद्ध साहित्यकार मालचंद तिवारी सहित कई लोग हमारे मित्र बैठे थे और प्रकाशक महोदय और उनकी तकनीकी टीम भी थी। और मुझे नहीं मालूम था कि वे क्या कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैं वहां एंटर हुआ तो उन्होंने कहा ये आगे देखिए, चलिए इनको कहते हैं, ये देखते हैं। वो स्क्रीन पे कुछ पत्रों को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो बाद में मुझे पता चला कि ये सब लोग मिलकर उन पत्रों को ठीक से पढ़ नहीं पाते। कई दिनों से ये समस्या थोड़ी आ रही थी। मुझे जब वो स्क्रीन पे पत्र पढ़ाए गए तो कोई संयोग कहिए कि वो पत्र मैंने लगभग मैं आया ही था, मुझे पृष्ठभूमि मालूम नहीं थी और मैंने उनको पढ़ना शुरू कर दिया। और पढ़ते ही मैंने देखा कि बड़े जबरदस्त और गहरे पत्र हैं। तो फिर मैंने पूछा भी ये किसके पत्र है, क्या है। तब मुझे इस पुस्तक की पृष्ठभूमि से अवगत कराया गया और मुझे पता चला मित्रों कि जो राइटिंग सबसे दिक्कत पढ़ने में उनको आ रही थी वो थी जितेंद्र कुमार की। और आप पाठक जब इस पुस्तक से गुजरेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि इस पुस्तक के सबसे महत्वपूर्ण पत्रों की एक सूची अगर बनाई जाएगी तो उसमें जितेंद्र कुमार के पत्र भी अग्रणी तौर पर शामिल। और ये सौभाग्य रहा कि मैंने उन पूरे पत्रों को मनोयोग से पढ़ा। फिर श्री पीयूष दहिया ने आग्रह किया कि सर आप ये पत्र ले जाइए, और एक निर्धारित समय अवधि मेरी तय की। और भी कुछ लेखकों के पत्र बाद में मैंने इसको थोड़े देखे और आप देखेंगे उनमें उनके लिए बहुत साधुवाद का आभारी हूँ कि उन्होंने उस समय, मैं तो फिर भूल गया कि ये पुस्तक कब प्रकाशित होनी, लेकिन वो पुस्तक बहुत जल्द आई और तकनीकी कारणों से पुस्तक का जो पहला प्रारूप स्वरूप जो आया था वो किन्हीं कारणों से ठीक नहीं रहा। तो बाद में उसका दूसरा रूप जो भी आप जिसका पोस्टर में देखे वो सब दिखाई देगा आपको, वो मिला। और फिर मैंने उस पुस्तक को जब उसके आखिरी हिस्से को देखा तो कुछ एक नामों की सूची थी कि इस पुस्तक को तैयार करने में इनका सहयोग लिया गया था। उस सूची में अशोक जी ने मेरा नाम भी शामिल किया। जाहिर है ये बात उनको, क्योंकि सीधे अशोक जी से तो मेरा कोई संवाद हुआ नहीं था, मेरा संवाद तो पीयूष दहिया जी से हुआ था और उन्हीं के आग्रह के कारण मैंने वो पत्र पढ़े थे। पीयूष जी मेरे बहुत गहरे मित्र और छोटे भाई की तरह हैं, तो उनसे मैं गहरे जुड़ा भी था। तो उनकी वजह से मैंने वो सारे पत्र पढ़े और संयोग से आप ये कहिए कि मैं इस पुत्र की संरचना जब हो रही थी तो उस प्रक्रिया से इस तरह से 2014 में जुड़ गया। और तब से ही मुझे इस पुत्र की, जब उस पुस्तक मुझे आई तो उसकी महत्ता मुझे समझ में आ गई कि ये पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है और अपने कालखंड के नहीं बल्कि पिछले 50 साल के सांस्कृतिक लोके जोखे का एक महत्वपूर्ण और प्रामाणिक दस्तावेज। इनमें उन लोगों के भी नाम ले लेते हैं इस अवसर पर जब यह बात चल रही है कि जिन जिनके इनमें सहयोग मिले, तो मैं एक बार उनके नाम ले लेता हूं। बिल्कुल लीजिए, लेना ही चाहिए जी। श्री प्रशांत बिस्सा जी, श्री दीपचंद सांखला जी, मालचंद तिवारी जी, संजीव चौबे जी, अनिरुद्ध उमट, ब्रजरतन जोशी जी,
जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किशन कुमार व्यास जी, श्याम सुंदर व्यास, संपत जोशी जी, अविनाश आचार्य, गट्टू सिंह जी, श्रीमती निर्मला शर्मा, डॉक्टर नीतू बिस्सा और तमाम दूसरे लोग जो इस प्रेस से, इस प्रकाशन से जुड़े रहे। तो निश्चय ही आभारी हूँ सभी अशोक कुमार जी, आपका आभारी हूँ। और ये भी देखिए कितना अच्छा पक्ष है अशोक जी के व्यक्तित्व का कि ये जो पिछले नाम है वे सारे तकनीकी टीम के सदस्य थे। तो मुझे ये जब प्रकाशित होकर आई तो पता चला कि उन्होंने पुस्तक से जुड़े हर व्यक्ति को समान रूप से महत्व दिया। ये नहीं था कि हम लोग लेखक थे या जिनका केवल एकेडमिक योगदान था उन्हीं को दिया, लेकिन पुस्तक से जुड़े जितने तकनीकी छोटे से छोटा जो व्यक्ति था, यानी बाइंडर भी है तो उसका नाम भी उसमें शामिल है, प्रकाशक जी का नाम शामिल है, उनके परिवार के लोगों का नाम शामिल है, उनके समुदाय के लोगों का नाम शामिल है। तो ये अशोक जी का एक मतलब एक पुस्तक व्यक्ति के व्यक्तित्व का आईना भी होती है। ये भी अशोक जी की यह पुस्तक बताती है कि उनका जो व्यक्तित्व है वो इस तरह से कई चीजों को लेकर किस तरह से व्यापक फैलाव को लिए है और वो इसके बारे में सोचते हैं। बहरहाल मैं आगे बढ़ता हूं कि जब मैंने कहा कि जो गोपन पल है उनको जब सप्रमाण हमारे सामने एक लेखक लाता है तो वो ये देखिए कि अन्वेषण और कला जब इसके बीच जो द्वंद्व चलता है उसके कुछ हिस्से जो लेखक की स्मृति में दर्ज हो जाते हैं और वो उसके लेखन में नहीं आ पाते, लेकिन वो कई तरह की प्रश्नाकुलताएं भी हो सकती हैं, जिज्ञासाएं भी हो सकती हैं, अपनी सम्मतियां भी हो सकती हैं और अन्य प्रकार के कुछ संधान भी हो सकते हैं। तो ये जो पत्र होता है वो उन पलों को, जो मैं लेखन के पल कह रहा हूं, यानी पल पल का लेखन भी कह सकते हैं, तो वो उन अनछुए, अस्पर्शी, अनचीने पलों का भी लेखा जोखा होते हैं। अक्सर अगर आप उस दृष्टि से इसे पढ़ेंगे, व्यापक फलक में उसे देखेंगे, उसको जानने और समझने का प्रयास करेंगे तो ये दिखाई देगा। अब आप ये भी देखिए कि जो लेखन के संसार की आंतरिक जटिलताएं कई पत्रों में अपने वरिष्ठों के साथ जब अशोक जी का संवाद हो रहा है तो वे वरिष्ठ उन्हें कह रहे नहीं ये आपकी प्रारूप और ये संरचना ठीक नहीं है, मुझे तुम्हारा ये तेवर ठीक नहीं लगा, ये मतलब ये तुम्हारा जो सुझाव है वो ठीक नहीं लगा, मैं इस लेख को ऐसे नहीं वैसे लिखूंगा, मैं इस अंक को ऐसे नहीं ऐसे देखना चाहता हूं। तो लेखक और संपादक के तौर पर पूर्वग्रह के लिए भी बहुत से लोगों से वे संवादरत रहते थे, तो लोगों के पत्र आते जाते रहते थे। तो उनमें वो सब जो सारी बहस है वो मुझे अचानक से अच्छा जोड़ देती है। एक बहुत महत्वपूर्ण उर्दू की पुस्तक है, अगर आप सभी लोगों ने पढ़ी है, उर्दू साहित्य में और तो बड़ी गहरी परंपरा है उस्तादों की, उस्तादाना कमाल करके पुस्तक कि उसमें ये मैंने शुरुआती दौर में ये पुस्तक पढ़ी थी। उसमें ये कि जो एक युवा शायर है वो अपने उस्ताद के पास अपनी शायरी लेकर जाता है और अपनी नज्म लेके जाता है और उस्ताद को सुनाता है और उस्ताद फिर उसे बताते हैं कि ये मिसरे में ये शब्द हटाकर इसकी जगह ये हर्फ रख दो तो तुम्हारे मानी थोड़े और मूल्यवान हो जाएंगे। और बाकायदा इस पुस्तक में पहले वो शेर दिया गया है जो मूल लेखक लिख के लाता है, फिर उस्ताद की सलाह दी गई है और फिर दोनों की व्याख्या की गई है। जब मैं इस पुस्तक को पढ़ रहा था, नई नई आई उस समय के बाद, तो मुझे उस्तादाना कमाल की याद बार बार मेरे जहन में आ रही थी कि देखिए अशोक जी अपने समय के महत्वपूर्ण लेखक और एक प्रभावशाली व्यक्ति होने के बावजूद भी पद में या अन्य क्षेत्रों में उनसे जो कमतर लोग थे लेकिन जिनकी रचनाशीलता बहुत गुणग्राही थी, तो वो अपनी गुणग्राहिकता का परिचय देते उन्होंने उनके सुझावों को माना, उनकी सम्मतियों को माना। और आप देखेंगे बाद के उनके पूरे उसमें जो अंक वगैरह ऐसे आए हैं, इन पत्रों के आलोक में अगर उन अंकों को, उनके लेखन को और उसको देखेंगे, इसलिए मैंने कहा ये प्रवेश द्वार है, तो उनको आप पाएंगे कि वहां वो सब चीजें दिखाई देती। उन्होंने छुपाया नहीं, उन्होंने इसको बल्कि उघाड़ कर हमारे सामने रख दिया। एक तरह की पारदर्शिता, एक तरह की लोकतांत्रिकता, या मतलब उसको हम कह सकते हैं कि ये उनका एक तरह का खुलापन दिखाई देता है। दूसरा ये भी है कि एक लेखक को जानना और एक लेखक के मनुष्य को जानना, ये दो भिन्न चीजें हैं। ये जो पुस्तक है इसको पढ़ने के बाद आप दोनों को एक साथ जानने की कोशिश कर सकते, दोनों के बारे में एक निष्पत्तियों की जो है तरफ जाना आपके लिए थोड़ा सुगम हो सकता है, आसान हो सकता है। केवल रचना के आधार पर तो कई बार रचनाकार का अपना इंटरफेरेंस उसमें जो होता है, लेकिन पत्रों में क्या होता है, तात्कालिक आवेग के माध्यम से बहुत ही सुरुचिपूर्ण ढंग से तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत तात्कालिक आवेगों के चलते कई ऐसे तथ्य आपके सामने आ जाते हैं
जो बाद के उसके महत्वपूर्ण लेखन या उसकी महत्वपूर्ण कमजोरी की तरफ आपको वहां इशारा करके बताते हैं, और ये बताने में कामयाब रहते हैं कि किस तरह से आपका लेखन और आप उसके बीच में एक गैप, यानी एक लेखक और एक मनुष्य के बीच कैसा रिश्ता बनता है, उसकी संरचना क्या हो सकती है, उसका एक आधारभूत डिजाइन जैसे हम कह सकते हैं वो क्या हो सकता है। आप वहां पाएंगे कि वहां लेख की खींच भी है, अवसाद भी है, वहां विवेकपूर्ण चालाकियां भी है, वहां चपलता भी है, वहां अशांति भी है, वहां कामनाएं भी है। ये अशोक जी के पत्र परिक्षेत्र के अंदर आपको नाना प्रकार के, जैसे वन में एक उपवन में पुष्प मिलते हैं और उनकी अलग अलग गंध मिलती है, वैसे ही ये चीजें आपको वहां भी मिल जाएगी और देखने को मिलेगी और जानने को मिलेगी। साथ ही एक मनुष्य के रूप में उनकी जो जीवन यात्रा है उसके विविध पड़ाव क्या रहे, जगह जगह जो उनकी नियुक्ति रही, उस नियुक्ति के दौरान उन्होंने एक तरह से एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर और लेखक के तौर पर उन पदों पर रहते हुए कैसे उसके अंदर एक संतुलन बिठाया, कैसे उस संतुलन के माध्यम से उत्कृष्ट साहित्य को पढ़ने, लिखने, समझने, जानने और उसका परिचय बढ़ाने के लिए एक साथ प्रयास करने की जो उनकी रणनीति थी वो कैसे बनती थी, कैसे उसका मतलब क्या है कि वे प्रयोग करते थे। ये भी पत्र लेखन की एक विशिष्टता है कि वो आपको, अगर पत्र लेखन आपको रचनाकार को समझना है तो रचना को बहुत गहरे उसकी लिपि को जाननी, आप वो देखेंगे कि वो किन शब्दों को किन आकार किन संरचनाओं में कैसे बरतता है ना। अगर वो उन आकारों और उन संरचनाओं पर आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि लेखन की परिपक्वता के साथ साथ शब्द के व्यवहार के साथ भी उसमें परिवर्तन आता है। अगर एक लेखक का नहीं आ रहा है तो जो पत्राचार में दूसरे लेखक के यहाँ देख सकते हैं आप, या दोनों में समान रूप से कुछ आ रहा है तो उसका अध्ययन भी कर सकते हैं आप। तो एक बड़ा मतलब शोध का विषय है। इस पुस्तक से आपको कई चीजें एंगल से इस विचार करने को मिलता है, तो वो भी आप इसमें देखेंगे कि उसकी लेखन की संरचना क्या है, उसकी शैली क्या है, उसका स्टाइल क्या है, वो कैसे बनता है, उसका व्याकरण क्या बनता है, व्याकरण को लेकर वो किस तरह से सजग है या नहीं है, या है तो उसके अपने क्या स्टैंड है या नहीं है, तो वो भी आपको पता नहीं। अगर इसमें ये भी देखें कि ये जो जितने भी पत्र हैं उनमें आप ये पाएंगे कि जीवन के जितने भी जटिल यथार्थ हैं और उन जटिल यथार्थों के साथ एक मनुष्य का जो मनोविज्ञान, इन दोनों को अगर एक साथ हिंदी की किसी एक पुस्तक में पढ़ना हो तो वो यहां सुलभ है। यथार्थ और जटिल मनोविज्ञान और जीवन की जटिलताएं और चेतना पर पड़ रहे उनके आघात प्रतिघात या उनके अन्य पक्षों को देखना, जानना और उसके बारे में अन्वेषण करना हो तो यह पुस्तक ऐसे किसी भी अध्येता के लिए अत्यंत उपादेय साबित हो सकती है। पुस्तक में बहुत सी ऐसी चीजें हैं, जैसे सबसे पहले तो आप देखिए कि पुस्तक का, अगर अर्पण कुमार जी आप पुस्तक का कवर दिखा सकते हैं तो एक बार दिखाइए, उस पर मैं कुछ अपनी बात रखना चाहूंगा। जी जी मैं दिखाता हूँ। हाँ, जी मैं हमारे पास दिखाता उपलब्ध है। हूँ, मुझे जी जी 2 मिनट का समय हाँ दे जी, दें, बात हाँ आगे हाँ बढ़ाएं। बिल्कुल, तब तक मैं बात करता रहूंगा। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप गौर करेंगे तो देखिए कि अपने दूसरे एक उन्होंने शीर्षक रखा है। अब देखने पर ये शब्द दोनों एक दूसरे से विरोधाभासी सा प्रतीत जान पड़ते हैं कि एक विरोधाभास हमें इनमें दिखाई पड़ता है। लेकिन आप जब पुस्तक का भी कवर देखेंगे तो मैं इसके बारे में आपसे कुछ चर्चा करके इस पर कहना चाहूंगा कि कैसे एक लेखक कितना सुचिंतित ढंग से अपनी बात को रखता है। उसकी दृष्टि में वैसी ही वस्तुनिष्ठ वैज्ञानिकता होती है जैसे किसी प्राकृतिक विज्ञान की वैज्ञानिकता में या वैज्ञानिक में पाई जाती है। अक्सर हम साहित्यकारों के लिए कहा जाता है आपके पास ठोस वैज्ञानिक दृष्टि नहीं। मैं उसका एक प्रमाण यहाँ इस पुस्तक के कवर के माध्यम से भी आप सबके साथ साझा करना चाहूंगा कि आप देखिए कैसे अशोक वाजपेयी ने जो कवर तैयार किया है उनका किस तरह से उन्होंने उसका उपयोग किया है शीर्षक का, और कैसे कितने सुंदर ढंग से उसको रखा है, और वो छवियां कैसे उनके व्यक्तित्व में कुछ विशिष्ट चीजें हैं उनसे कैसे जुड़ जाती हैं, उस पर मैं कुछ बात करना चाहूंगा। मैंने अर्पण कुमार जी से अभी आग्रह किया है
वे तकनीकी रूप से आप सबके सामने पुस्तक का कवर प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो और वो अभी आप इसको देखें। अक्सर इस तरफ हमारा ध्यान भी नहीं जाता। जहां तक मेरी मान्यता है, एक अच्छे पाठक और अध्येता को किसी भी पुस्तक के कवर को भी उतनी ही सहृदय अनुभवशीलता के साथ देखना चाहिए जितना कि उसके पाठ को देखता है, और कोशिश करनी चाहिए कि उसके अर्थ के अंतरंग के साथ उसकी क्या मतलब अनुभूति बनती है, उस तक पहुंचने का प्रयास किया जाए। ये देखिए, वो आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर अंग्रेजी हिंदी में आप देखिए, अपने दूसरे जो है ऊपर और नीचे लिखा है, और उसके ठीक ऊपर और उसके ठीक नीचे दूसरे रंग में उनको विपरीत ढंग से लिखा गया है, और उसके ठीक करीब 45 डिग्री के कोण पर अशोक वाजपेयी आपका लिखा गया है ना, और फिर ठीक उसके ठीक नीचे 90 डिग्री एंगल पर उन्हें अशोक वाजपेयी छोटा सा टाइप जैसा दिखाई दिया। ये जो अपने और दूसरे है, ये अपने और दूसरे का चाहे ये स्तर है और चाहे ये स्तर है, यानी ये एक दूसरे के ऊपर नीचे होते हुए भी एक हैं। चाहे इनको बदल दिया जाए, चाहे इनको इनके सामने एक दूसरे के ऊपर नीचे रख दें, आप देखिए इसकी आकृति में कहीं भी उनका जो अलाइनमेंट है वो कहीं भी आगे पीछे नहीं है, समान ढंग से रखा है। ये अलाइनमेंट क्यों समान ढंग से रखा है? क्योंकि अपने दूसरे है ही नहीं और दूसरे दूसरे है ही नहीं, सब अपने हैं। अशोक वाजपेयी के लेखन की इस पत्र की पूरी प्रक्रिया का अगर एक बीज मतलब शब्द निकाला जाए इस पत्राचार की किताब का, तो वो है एकत्व, सहवर्तित्व। सहवर्तित्व और एकत्व इस किताब का, इस पुस्तक का मूल बीज शब्द है। और वो देखिए आपको विभिन्न रंगों, जैसे मैंने कहा चरित्र की और जीवन की बहुस्तरीय और बहुरंगी परतें, तो देखिए यहाँ 4 कलर में इसको कैसे खूबसूरती से दिखाया गया इस चीज को। और सारा यानी ये क्या है, स्पेस, हर कला जो क्या होती है, स्पेस को भरने का यत्न होती है। आपके अंतर के अंदर आत्म का स्पेस भी खाली है, तो उसे कौन भरते हैं? अपने दूसरे। दूसरे भाषा में जरूर दूसरे हैं, लेकिन मूल रूप से दूसरे नहीं है। आत्म में तो, आत्म की यात्रा तो अपने से अन्य अन्य तक जाने की यात्रा जो है वही यात्रा है, और यही अशोक वाजपेयी अपनी बात कहना चाह रहे हैं। और यहाँ जो ठीक तिर्यक बिंदु पर जहां अशोक वाजपेयी आपका लिखा है, वहां से खड़े होकर देखेंगे और चाहे नीचे से देखेंगे, आप देखिए अलाइनमेंट में जो एक त्रिकोण बनता है, तो वो त्रिकोण आपको बताता है कि आपका ज्ञान, आपका कर्म और आपकी इच्छाएं, आपकी कामनाएं सब एक ही बिंदु पर है। एकत्व, सब एक ही है। वो एक सहवर्तित्व से जुड़ी है, और वह सहवर्तित्व ही जीवन का मूल हेतु या प्रयोजन है, और जिसकी तलाश प्रत्येक संवेदनशील लेखक अपने संवेदनात्मक अन्वेषण में करता है। तो अगर आप पाएंगे कि इतना सोच कर, इतना सुचिंतित ढंग से, इतना वैचारिक ढंग से इसमें रखा गया है ये सारी चीज, और इसके अलावा भी आप पाएंगे कि ये जो 50 साल के अंदर संस्कृति में, संस्कृति के अंतरलोक में जिस मतलब वह हिस्सा जो कि लेखन में आने से छूट गया है, उस पर वो अपने समकालीन लेखकों, अपने से अग्रज पीढ़ी के लेखकों, अपने से युवतर पीढ़ी के लेखकों, यानी 3 पीढ़ियों को एक साथ एक जगह जोड़ती हुई ये पुस्तक आपको बताती है कि पिछले 50 साल में विभिन्न मनों की हलचल क्या थी, विभिन्न मनों का मनोविज्ञान क्या था, उसकी चेतना का, उसकी चेतना पर कौन से आघात आ रहे थे, एक प्रशासनिक जीवन की विडंबनाएं क्या थी, एक लेखकीय जीवन का उत्साह क्या होता है, और एक मनुष्य के जीवन की विराट जो उपस्थिति है उस पर कैसे हावी हो सकती है, और कैसे एक संवेदना के अनंत मैदान में एक अन्वेषी धावक अपनी अनंत रमणीयता को प्राप्त करने के लिए बार बार धावन करता रहता है, और वह धावन निरंतर उसे प्रक्षालित करता है नए नए अनुभवों से, अद्वितीय जो उसकी अपनी तरह की कामनाएं हैं, कल्पनाएं हैं, उनसे एक होने के लिए, उनसे उनकी प्राप्ति के लिए, उन्हें वह सब कुछ जो अभी कहा नहीं गया है उसको कह देने के लिए, जो उसके अंतरलोक में पल रहा है, पल पल में जो पल रहा है, उसको हमारे सामने लाने के। तो ये सब चीजें आप देखते हैं कि एक छोटी सी पुस्तक में, वैसे तो ये हिंदी की उसके सामान्य पुस्तकों की जो आकार, और उसमें तो ये बड़ी पुस्तक है, लगभग 500 पृष्ठों तक फैली है, लेकिन फिर भी 50 साल का इतिहास, 50 साल की संस्कृति के अनेक मतलब क्या है कि स्तर, इन सब को जो है
वो महसूस करते हुए उनको हमारे सामने रखना और बहुत पारदर्शिता के साथ रखना, जिसमें कईयों की मान मनुहार भी शामिल है, कईयों के साथ कुछ चपल जो है एक तरह से चपल बोध जो है वो भी उसमें दिखाई देता है, और कईयों के साथ कुछ ऐसा सहयोगी भाव भी दिखाई देता है। लेकिन आप कह सकते हैं कि कुछ लोग कह सकते हैं कि ये कईयों को नीचा दिखाने की कोशिश है, ये कईयों को ऊंचा दिखाने की कोशिश है, पर मैं समझता हूं कि इसे हम इस एंगल से ना देखकर ये देखें कि जीवन जैसा है वैसा दिखाने की कोशिश, जो चीज जैसी है वैसी आपके सामने रख दी। अब आप अपनी दृष्टि और घटनाओं और उन चीजों के संदर्भों को, उस समय के ऐतिहासिक तात्कालिक परिस्थितियों, देश काल, वातावरण को ध्यान में रखकर अपनी व्याख्या उसके बारे में निकाल सकते हैं। तो इतनी सुंदर, सुचिंतित और सुविचारित जो पुस्तक थी, उस पर उन्होंने लगातार मतलब मैं सोचता हूँ अनथक परिश्रम किया होगा। सबसे पहले तो इसको सहेजना ही बड़ा कठिन काम है। फिर निश्चित रूप से मैं बताना चाहूंगा कि किस तरह से उन्होंने इसको एक क्रम में संजोया, लेखकीय क्रम में, समय के क्रम में। तो इस पुस्तक को पढ़ने पर आपको बहुत सी जानकारियां मालूम चलेगी। शोध और अनुसंधान के लिए तो ये पुस्तक बहुत ही आत्यंतिक उपयोगी है, खासकर हिंदी के पत्र साहित्य के लिए। जब भी उसका इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें इस पुस्तक का निश्चित रूप से एक अग्रणी स्थान होगा। और यह पुस्तक आगामी पत्र लेखकों को भी, हालांकि दुर्भाग्य से अब उत्तर प्रौद्योगिकी समय चल रहा है और जो प्रौद्योगिकी नियतिवाद ने हमारी नियति में कुछ ऐसा लिख दिया है कि पत्र लगभग लोप हो रहे हैं और उनका स्थान जो है वह ईमेल ने ले लिया। लेकिन अब हम अगर ईमेल की भी ऐसी स्टडी करेंगे तो वो भी लगभग वही चीज होगी, लेकिन उसमें आप वो सब अध्ययन नहीं कर पाएंगे जो मैंने अभी भाषागत, व्याकरण का और उन सब का चीजों का जो जिक्र किया, क्योंकि इस ईमेल की जो फॉर्मेशन है और पत्र की जो संरचना है उसमें थोड़ा फर्क है। वेब स्पेस में और कागज के पन्ने की अंदर जो हाथ से लिखते हुए कागज पर और एक वर्चुअल टाइप करते हुए जो आप जो जीवंतता वहां आती है, उस जीवंतता का आपको लोप वहां अवश्य ही जब भी ऐसा अनुसंधान होगा तो मिलेगा। लेकिन वह भी एक अध्ययन, अपनी तरह का अनूठा अध्ययन होगा कि अगर हम इस बीच पिछले 30 सालों के लेखकों, कवियों, संपादकों, परस्पर लेखक मित्रों के, लेखक संपादकों के, लेखकों के अपने निजी रिश्तों के पत्रों का एक ऐसा समेकित अध्ययन करें तो उसमें भाषा के विविध रूप, कलात्मक अभिव्यक्ति के विविध रूप और उसकी बुनियाद कैसे तैयार होती है, उसकी संरचना में उसका योगदान कैसा रहता है, इन सब बातों को भली प्रकार से जानने, समझने और पढ़ने का अवसर मिलेगा। और एक अच्छा पाठक और एक अच्छा लेखक, खासकर नवोदित लेखक, तो इस तरह के साहित्य को जरूर पढ़े और यह साहित्य उसके मतलब सृजनात्मक विकास में बड़ी भूमिका निभाए। केवल यही पुस्तक नहीं, और भी बहुत सी पुस्तकें हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि मलयज और इनका जो है रमेश चंद्र शाह का पत्राचार है, और अंग्रेजी में जैसे मैंने आपको अभी जिक्र किया, तो ऐसी कई वैश्विक स्तर पर भी पुस्तकें और अध्ययन, वैश्विक स्तर पर तो अध्ययन भी बहुत उपलब्ध है और आप इंटरनेट के माध्यम से उन तक पहुंच सकते हैं। और आजकल तो ट्रांसलेशन की सुविधा है तो वह भी दुविधा दूर हो गई है, तो जिनकी रुचि हो वो इसमें और गति और मति से आगे बढ़ सकते हैं। बहरहाल पुस्तक बहुत बृहद और व्यापक कलेवर को लिए हैं और इसके अलग अलग हिस्से हैं, पर मैं आपको इसमें एक चीज है जो है ये कि मैं आपको आपके सामने इसकी पहले भूमिका साझा करना चाहूंगा, जो कि बहुत ही सुंदर ढंग से कुछ चीजों को बताती है और आपको तब पता चलेगा कि अशोक वाजपेयी ने जिस उम्र में कविता लिखना शुरू किया उसी उम्र में पत्र भी लिखना शुरू किया। अब कभी कभार जो अगर नियमित पढ़ते हैं तो उन्हें मालूम होगा कि वे पत्र तो तपाक से किसी को भी लिख देते हैं, और चूंकि पत्र 9 साल की उम्र से वे पारंगत हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके लिए पत्र से जो जुड़ाव है वो बहुत गहरा रहा है। आइए मैं आपके साथ कुछ भूमिका को आपके साथ साझा करता हूँ। 9-10 वर्ष की उम्र में जब कविता लिखना शुरू किया था, पत्र लिखना भी, आज ये याद करना कठिन है कि पहले पत्र किसको और क्यों लिखे। अलबत्ता यह याद है कि 9वीं कक्षा में आने पर जब अपनी कविताएं प्रकाशनात्मक पत्रिकाओं को भेजना शुरू किया तो अक्सर उनके साथ एक पता और टिकट युक्त लिफाफे के साथ संपादक के नाम पत्र भी होते थे। अभी इन दिनों तो ऐसे पत्रों का लगभग लोप हो चुका है। मैं लगभग 4 साल तक एक पत्रिका का संपादक रहा हूँ, मधुमती का, राजस्थान साहित्य अकादमी का, लेकिन मैं आपको ये जानकारी साझा करूं कि बमुश्किल से ही कुछ
कुछ एक संख्या में ही पत्र मुझे मिले, क्योंकि व्हाट्सएप और ईमेल ने उनका स्थान ले लिया। उन दिनों विश्व शांति को लेकर व्यापक स्तर पर बहस आदि हो रही थी, जिनसे कुछ परिचय था। तो उस सिलसिले में एक पत्र मैंने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को और एक अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन के नाम लिखा था। नेहरू जी से जो उत्तर आया उसमें अपना ध्यान पढ़ाई में लगाने को सलाह थी, और अमेरिका से मेरे नाम संसार के नक्शे का एक बड़ा पार्सल आया विश्वविद्यालय में। यानी आप देखिए कि एक लेखक के अंदर नैसर्गिक गुण कैसे होते हैं, अभिव्यक्ति की मुखरता का विस्फोट किस उम्र में और किस हद तक था, और ये जुनून कैसा था, उसका अनुमान आपसे इसको। विश्वविद्यालय में पहुंचने पर जब कुछ मित्रों के साथ नवलेखन की एक पत्रिका संवेद निकालने का सुयोग हुआ, तो उस समय के कई लेखकों से पत्राचार हुआ। अज्ञे, शमशेर बहादुर सिंह, गजानन माधव मुक्तिबोध, नरेश मेहता, गिरजा कुमार माथुर, नागार्जुन, विद्यानिवास मिश्र, निर्मल वर्मा, केदारनाथ अग्रवाल, भवानी प्रसाद मिश्र आदि आदि अनेक लेखक शामिल थे। उस समय यह ख्याल ही नहीं था कि उनके पत्रों को संभाल कर रखना चाहिए, सो नहीं रखे। उन दिनों पत्र लिखना कविता लिखने जैसा रोमांच पैदा करता है। कभी अवसर मिलेगा तो इस पर भी बात की जाए, या शोध होना चाहिए। मैं आपको कहना चाहूंगा इस अवसर पर कि पत्र लेखन का साहित्य की शेष विधाओं की तुलना में कविता से बहुत करीब का रिश्ता बनता है, जिसके संकेत आपको यहां देखने को मिल रहे हैं, है ना। यह आप इसमें देख ही रहे हैं कि किस तरह से उनको ख्याल था इन सब चीजों का। उस समय ख्याल नहीं था कि उनको संभाल कर रखें, क्योंकि उन दिनों पत्र लिखना कविता लिखने जैसा था। मैं सभी लेखकों के लिए कह रहा हूं, अगर आप उसका अध्ययन करेंगे तो ये पाएंगे। मैं जतन से कुछ ज्यामितीय आकार में पत्र की इबारत लिखता था। अटपटी भाषा, भावुकता, विनयशीलता उनमें भरपूर होती थी, और अधीरता के साथ उनकी प्रतीक्षा करता। इन पत्रों के कारण ही हमें संवेद में इन सभी बड़े लेखों की रचनाएं प्रकाशित करने का सौभाग्य मिला। उसमें कुछ भूमिका इस एहसास की भी रही होगी कि उस समय हिंदी में नए साहित्य का जो संघर्ष चल रहा था, उसमें एक छोटे शहर के अज्ञात कुलशील युवा भी शामिल हो रहे थे, जिन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। मुझे याद आता है कि छोटे शहर पर कहने पर एक घटना याद आती है, और आप सबको यहाँ मुझे लगता है उसको साझा करना सही रहेगा। मुझे अच्छे से याद है कि कृष्ण बलदेव वैद्य ने एक प्रधानमंत्री की पुस्तक पर हिंदुस्तान टाइम्स में समीक्षा लिखी थी। उस समय हम बहुत युवा थे। बीकानेर से मेरे मित्र गिरिराज खिराड़ू, अनिरुद्ध उम्मट बड़े भाई और मैं, हम सब ने मिलकर एक अभियान चलाया, और एक पत्र हमने वैद्य साहब के नाम वहां के लेखकों से लिखा कि जब आपके लिए एक प्रधानमंत्री की समीक्षा करते वक्त वो इतना बड़ा लेखक हो सकता है, तो एक छोटे शहर के युवा तर ग्रामीण हल्के से आए लेखकों को आप इस तरह से क्यों निराश करते हैं। मुझे अच्छे से याद है वैद्य साहब ने उस पत्र को प्राप्त किया, और लेकिन उसकी कोई प्रतिक्रिया हमें उपलब्ध नहीं हो पाई। कालांतर में मैंने जब उनकी पुस्तक का अनुवाद करने के लिए पत्र प्रेषित किया, तो उन्होंने उसकी स्वीकृति दी थी। लेकिन उस समय हम, ये बात करीब 2000 के आसपास की होगी समथिंग, मैं सन ढंग से याद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उस समय उनकी हिंदुस्तान टाइम्स में अंग्रेजी में एक बड़े प्रधानमंत्री कवि की जो समीक्षा छपी थी। तो आप मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि पत्र कैसा माध्यम है, कि हम एक पत्र के माध्यम से एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को जो बात सीधे सामने हम नहीं कह सकते थे, तो पत्र के माध्यम से हमने उस बात को वहां तक पहुंचाया कि हम आपके इस लेखन को इस तरह से देखते हैं, इस तरह से इससे जुड़ते हैं, और इस तरह से हमारी विनम्र असहमति भी बनती है, और जिसे उन्होंने स्वीकार किया। और कहीं बाद में कुछ बड़े दूसरे मित्रों से पता चला कि उन्हें इस बात की खुशी थी कि एक छोटे से शहर में इस तरह से जागरूक लोग भी रहते हैं जो इन चीजों के बारे में सोचते हैं। ठीक ऐसा ही एक जो है वो कफन को जब एक वहां लेकर हुआ मंचन, तो उसमें भी कुछ प्रेमचंद के लेखक के मूल लेखन से कुछ अंश काट दिए गए थे, तो उसको लेकर भी हम लोगों के सभी मित्र मंडलियों ने उसका इस तरह से अखबारों में विरोध किया, चिट्ठियां लिखी संपादकों के नाम, और उसका खूब जोरदार विरोध करके, और जो निर्देशक महोदय थे उन्हें बाकायदा सार्वजनिक से माफी मांगी कि हाँ, मैंने प्रेमचंद की रचना के साथ छेड़छाड़ की। हमने कहा कि नहीं, लेखक की रचना के साथ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसी जरूरत पड़े तो अगर जीवित लेखक है तो उसे संवाद करें, और या फिर हम बड़े लेखकों यानी उस्तादाना सलाह का कुछ सलाह लेकर आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा कुछ था। लेकिन ये घटनाएं बताने के पीछे मेरा उद्देश्य ये है कि जब हम कहीं कुछ नहीं कर पाते तो एक पत्र बहुत कुछ कर जाता है, और स्वयं अशोक वाजपेयी जी से कह भी दें। उस दौरान यह स्पष्ट होना शुरू हुआ कि आगे जीवन साहित्य में और इसलिए लेखकों के बीच बीतना है। यह आकांक्षा घर कर गई कि कवि होना है, और अपने स्कूली जीवन के गुरु की हिदायत बार बार याद आती थी कि जाना तो प्रशासन में, पर मरना कवि की तरह है।
इसलिए लेखकों से संपर्क बढ़ाने, उन्हें थोड़ा नजदीक जानने समझने की इच्छा ने आकार लेना शुरू किया। यहाँ वहां आने जाने का अवसर और साधन दोनों ही उन दिनों कम थे, सो पत्रों ने ही साहित्यिक सामुदायिकता में शामिल होने का एक कारगर तरीका और सुयोग दिया, जुटाया। फोन आदि का चलन कम था, अधिकांश लेखकों के पास, जिनमें अनेक मूर्धन्य शामिल थे, फोन होते ही नहीं थे। देखिए किस तरह साहित्यिक सामुदायिकता के विकास में भी पत्रों का योगदान है, यह भी एक बिंदु यहाँ निकल कर आता है। पत्रिका आयोजन आदि तभी से कलाकारों से संपर्क करने बढ़ाने के कारण, जो कई बार सिर्फ कामकाजी हो जाते थे, कई लेखकों पर समय, समाज और संबंधों आदि किस तरह का दबाव रहता है, उसका कुछ पता तो पत्रों से चलता है। इसका भी उन्हें दूसरों से प्राय क्या अपेक्षाएं रहती हैं। जो भी हो, 1990 तक का दौर ऐसा रहा जब काफी लेखक एक दूसरे को पत्र लिखते थे। फिर धीरे धीरे ऐसा समय आ गया जिसमें पत्र लिखना कम हो गया, औरों का ही नहीं, मेरा भी अब तो समाप्त प्राय है, क्योंकि ज्यादातर लोग पत्र लिखने के बजाय इधर हर एक के पास चल बोले फोन से सीधे बात कर लेते हैं। हो सकता है यह सही ना हो, पर लगता है कि इन दिनों लेखक भी पत्र अधिक नहीं लिखते। बहुत सारी टीका टिप्पणी, आलोचना, प्रतिक्रिया, सुझाव, परीक्षाएं मौखिक परंपराओं में शामिल होती गई। औपचारिकता और आत्मीयता दोनों का पत्र युग अब समाप्त प्राय है। इस प्रसंग में यह पत्र एक बीते युग की विद्या है। संभाल कर तो जिंदगी में बहुत कुछ नहीं रख पाया। सार्वजनिक छवि भले ही आयोजकों की बनी, पर निजी जीवन में खासा विपर्यस्त रहा हूं, इसलिए बहुत सी संभाल कर नहीं रख पाया हूं। कई लोगों के पत्र सोचा था संभाल कर रखे हैं, पर उनके पैकेट्स कहीं गायब हो गए, जिनमें अज्ञेय, मुक्तिबोध, शमशेर के पत्र शामिल है। लेकिन जो सौभाग्य से बचे रह गए, एक लंबे समय और संबंधों और संवादों की एक अनौपचारिक कथा जरूर कहते हैं। अब उन्हें देखता हूं तो उस समय के अनेक अनुभव, दुविधाएं, संशय और आश्वस्तियां याद आते हैं। यह भी देख पाता हूं कि इधर उनमें से कई संबंध संवाद शिथिल और समाप्त प्राय हो गए। जब वे थे तो जीवन, मन, सृजन सभी अधिक भरे पूरे थे। उनका न होना मेरी बढ़ती विपन्नता का एक और साक्ष्य है। इस हानि के लिए मैं अपने आप को ही जिम्मेदार मानता हूं। शायद मैं ही सिकुड़ता गया, कई दूसरे भी अपनी राह चले, उन्हें भी मेरी कोई जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन जब दूसरे पत्ररत थे तो कई ढंग से मुझसे मेरे लेखक उन्हें संपादन, आयोजन आदि मदद ही नहीं करते, बल्कि किसी न किसी स्तर पर मुझे गढ़ते और रचते भी थे, जो मैंने जिसका जिक्र आपसे किया था। कितना ही सजग आत्मबोध, आत्मविश्वास मुझ में हो, पर दूसरों ने बहुत कुछ रूपायित किया। आत्मरचित कम, अनन्य रूपायित अधिक, और उन अपने दूसरों के लिए आज अशेष कृतज्ञता अनुभव होती है, जिसका जिक्र भी मैं शुरू में कर चुका हूं। इन पत्रों से मैंने अपने बारे में जितना जाना, उससे अधिक दुनिया, साहित्य, समाज और अपने दूसरों के बारे में जाना। यह जानना अपनी विशिष्ट आंतरिकता के लिए था। इसमें कईयों की दृष्टि मेरे लिए, मेरे बारे में उनके रुख भी बदल गए होंगे, मेरे बिना जाने भी। ये पत्र हमारे दौर का कुछ साझा इतिहास है। ये पत्र हमारे दौर का साझा इतिहास है, पूरा नहीं, पर उसका एक शायद पूरी तरह से अप्रासंगिक न हुआ हिस्सा। इन पत्रों में सब कुछ है, शिकवा शिकायत, उल्हाना आश्वासन, ना उम्मीद उम्मीदी, आग्रह। उन्हें पढ़ने वाला भी बखूबी जान जाएगा कि मध्य प्रदेश में जो सांस्कृतिक सक्रियता थी, इनमें इन दूसरों की कितनी सक्रिय साझेदारी थी। और यह भी कि वह किसी एक के कमाल नहीं था और नहीं हो सकता। जैसे हमारा लिखा साहित्य हमारी ही तरह मटमैला होता है ना, उस वैसे ही पत्र भी मटमैले थे। वे हमेशा निश्चल और बेबाक थे। उनमें जहां तहां चतुराई भी नजर आएगी, दुचित्तापन भी आएगा, पर है तो मटमैला। हम सब के हाथों में छापे उनमें दिखाई देती है। कुछ पत्र प्रसंगवश पहले प्रकाशित हुए, पर उन्हें एकत्र पहली बार यही किया है। अब यह समझ बन गई है कि अंततः कविता संसार के नाम लिखा भेजा प्रेम पत्र ही तो होती है। कविता भी प्रेम पत्र ही है। कम से कम मेरी अपनी कविता का तो यही अध्यात्म है। मैं दशकों से यह मानता रहा कि साहित्य संसार से अनुराग उपजता है। जो संसार से प्यार नहीं करता वह साहित्य लिख ही नहीं सकता। बरसों बाद इन भूले बिसरे पत्रों को पढ़ना मेरे लिए अनुराग को एक तरह से फिर उद्दीप्त करना है। संसार से अनुराग करने का एक जरूरी हिस्सा मेरे लिए उनके लेखकों से अनुराग करना भी रहा। बहुत सारे लेखकों ने ही संसार से अनुराग करना सिखाया, उसके अर्थ आशय खोले। आज साहित्य की संस्कृति बहुत बदल गई माना, पर संस्कृति इतनी नहीं, उतने लेखकों के अनुराग की जगह न बचे। यह भोली सी उम्मीद अभी बची है कि इन पत्रों को पढ़ने वाला यह लक्ष्य करने से नहीं चूकेगा कि मेरी दृष्टि और विचार के सहभागी नहीं बने। मुझसे अनेक असहमत भी कई थे। इन पत्रों को ध्यान से सहेज कर संकलित रूप युवा लेखक संपादक पीयूष दहिया ने दिया है। उन्होंने इसका अध्ययन भी बहुत मनोयोग और सूक्ष्मता से किया। मेरे अनुरोध पर परिशिष्ट में कुछ उनकी टिप्पणियां दी जा रही है, जो इन पत्रों के संदर्भ समझने में सहायक होगी। कुछ शायद समझ आएगा, लेकिन कवि की जिंदगी में कितनी जिंदगियां गोथी बिंदी होती है। भाषा, कविता और समय को
कवि को भी नहीं अकेला नहीं छोड़ते। अशोक वाजपेयी, नई दिल्ली, 4 जनवरी 2014। ये पुस्तक 2014 में प्रकाशित हुई थी। तो इस तरह मित्रों देखिए, ये एक अद्भुत संसार था जिसका साझा आज मैंने इस कार्यक्रम में आप सबके साथ अर्पण कुमार जी के आग्रह पर किया। आशा करता हूं आपको मेरे मुझ जैसे मंदमती और अल्पमति के यह विचार पता नहीं कितना उत्प्रेरित और प्रेरित कर पाएंगे। ये मेरी सीमित समझ का जो भी एक तरह से परिणाम था वो मैंने आपके साथ साझा किया, और विस्तार से कभी इस विषय पर फिर बात होगी। और पुनः मैं जन सुलभ पुस्तकालय की पूरी तकनीकी टीम और विशेषकर अर्पण कुमार जी का, उनकी सच्ची लगन, निष्ठा और साहित्य के प्रति समर्पण के लिए पुनः एक बार उनका हृदय से कृतज्ञ हूँ, आभारी हूँ कि मुझे आप सबके साथ यहाँ रूबरू होने का अवसर दिया और अपने विचार साझा करने की जो एक अच्छी पहल जो थी, मुझे एक अच्छी पहल में अपने साथ साझा किया। मैं आगा भी कुछ कार्यक्रमों में भी आपके साथ पुनः शामिल होऊंगा, इसी कामना और विश्वास के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार जी, शुक्रिया ब्रजरतन जी इस बेहद महत्वपूर्ण वक्तव्य के लिए, और इसके माध्यम से न सिर्फ इस पुस्तक के महत्व पर चर्चा हुई, बल्कि पत्राचार को लेकर और उसके तय हम किन किन गहराइयों में जा सकते हैं, कैसे हम उस पूरे समय को पुनर्जीवित होते पाते हैं, और स्वयं जो वे लेखक हैं जो उन पत्रों में शामिल हैं, जो बहुत अच्छी बात अशोक जी अपनी भूमिका में कह रहे थे, मटमैलेपन की, दुचित्तेपन की, जो मनुष्य की कमजोरियां हैं, और जो आपस की राजनीति है, हर समय की अपनी राजनीति रहती ही है, तो ये सब कैसे उभर कर आते हैं। चाहे वह जो एक पुस्तक है जीवनी, जब हम जीवनी की बात करते हैं, चूंकि जीवनी लेखन में भी अशोक वाजपेयी जी का बड़ा योगदान है, रजा न्यास की ओर से भी वे लगातार साहित्य और साहित्येतर कई शख्सियतों पर जीवनी लिखवाने का काम कर रहे हैं। तो वहां भी, उन जीवनियों में भी हम पाते हैं कि कैसे पत्रों का उपयोग किया जाता है। तो असहमति में उठा एक हाथ, जो रघुवीर सहाय की जीवनी है, जिसे विष्णु नागर जी ने लिखा, वहां भी कई ऐसे पत्र हमें देखने को मिलते हैं। और भी ऐसी कई जीवनियां हैं जिनमें हम इन पत्रों का जो उपयोग हुआ है सर्जनात्मक, उसे हम खास तौर से चिन्हित कर पाते हैं। जो मित्रगण इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनमें से कुछ एक के नाम ले लूं। मिथिलेश चरण चौबे जी, कृष्ण बिहारी पाठक, इशराकुल इस्लाम, सुनीता बिश्नोलिया, रमाकांत राय, रजा न्यास, चंद्र कुमार, जयश्री पुरवार, कंचनजंघा पत्रिका, सरोज कौशिक, अंशुमती, डॉक्टर गौरी शंकर प्रजापत, बंकिम जी, उपमा शर्मा और तमाम दूसरे लोग। लेकिन मैं एक अनुरोध यह भी करता हूं, आपने अच्छा हुआ कि भूमिका पढ़ी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक ऐसा पत्र पढ़ें जो अशोक वाजपेयी जी को किन्हीं ने लिखा हो, और एक ऐसा पत्र पढ़ें जो अशोक जी ने किन्हीं और को लिखा हो। तो और इससे थोड़ा इस पुस्तक से लोग जुड़ सकेंगे। आप या तो खोजें, आप या तो ढूंढ लें, तब तक मैं एक पत्र पढ़ता हूं जो एक बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक जिसकी हमने चर्चा की थी, मैं उसको अभी स्क्रीन पर दिखलाता भी हूं, और उसके बाद हम उसमें से एक पत्र पढ़ते हैं। जी, यह जो आप ढूंढिए, मेरे युवजन मेरे परिजन, यह जो मुक्तिबोध के नाम लिखे पत्र हैं, जिसकी चर्चा हमने कार्यक्रम की शुरुआत में की थी। तो इस पुस्तक में जो एक पत्र है, बड़ा अच्छा पत्र, जो स्वयं अशोक वाजपेयी लिखते हैं और मुक्तिबोध को लिखते हैं। मैं चाहता हूं कि जब आज पत्राचार पर बात हो रही है, तो इस पुस्तक से भी एक पत्र को पढ़ा जाए। मेरे युवजन मेरे परिजन, गजानन माधव एक पत्र मेरे सामने है जी, आपने जो कहा, एक पत्र मेरे सामने है, और वो पत्र लिखा गया है ब्रजरतन
ब्रजरतन जी, हाँ ब्रजरतन जी, जी। एक अनुरोध कि इस पुस्तक में जो अभी मैं स्क्रीन पर दिखला रहा हूं, मेरे युवजन, मेरे हाँ परिजन, हाँ जो मुक्तिबोध के नाम हाँ लेखकों के पत्र हैं, इसमें एक पत्र है हाँ। अशोक वाजपेयी जी का, उसको मैं पढ़ लेता हूं, फिर आप पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि अभी इसको ठीक ठीक प्रदर्शित कर दिया गया है। मित्रों, ठीक है। गोपालगंज जी, गोपालगंज सागर से 29 अक्टूबर 1959 को 1959 को अशोक वाजपेयी यह पत्र लिखते हैं मुक्तिबोध को। वह पढ़ता हूं और इसके बाद हम लोग ब्रजरतन जी को सुनेंगे, वे कुछ एक पत्रों का पाठ करेंगे। सुनिएगा। अशोक वाजपेयी लिखते हैं, आदरणीय मुक्तिबोध जी, मेरा पत्र पाकर आपको शायद मेरी हल्की सी याद आए। आज से लगभग 2 बरस पहले देखे एक दुबले युवक की, जो आपके साथ सम्मेलन प्रयाग में भाग लेकर ट्रेन से लौटा था। मैं पत्र आपकी इधर प्रकाशित एक कविता से प्रेरित होकर लिख रहा हूं। कविता है आधुनिक कविताएं में संकलित एक भूतपूर्व विद्रोही का आत्मकथन। पूरे संकलन में यह कविता श्रेष्ठतम है और इस वर्ष प्रकाशित सभी अच्छी रचनाओं में वह बहुत उल्लेखनीय है। अनुभूति का ऐसा घनत्व और रचाव आजकल दुर्लभ है। कविता का महत्व आत्म कथनात्मक होने के कारण और बढ़ गया है। 15 साल पहले के एक प्रमुख विद्रोही के वक्तव्य के रूप में देखें तो वह बहुत ईमानदारी के साथ लिखी चीज है। ऐसी सुंदर रचना के लिए मेरा हार्दिक प्रणाम ग्रहण करें। मुझे आपसे एक शिकायत है। आप जाने क्यों कविता छपाने से एकदम मुंह मोड़े बैठे हैं, और पत्रिकाओं को तो आप अपनी रचनाओं के थोड़ा लंबा होने की वजह से टाल सकते हैं, और पत्रिकाओं को तो आप अपनी रचनाओं के थोड़ा लंबा होने की वजह से टाल सकते हैं, पर कृति के साथ तो ऐसा नहीं है। वे कृति पत्रिका की चर्चा कर रहे हैं अशोक वाजपेयी। आगे लिखते हैं अशोक जी, वह तो एकदम आपकी पत्रिका है और आपने उसमें भी अब तक एक भी कविता प्रकाशित न कर थोड़ा अन्याय किया है। हम लोग 6 साल 6 महीनों में आपकी एकाध रचना पढ़ पाते हैं। हम मानते हैं कि यह हमारे लिए लज्जा की बात है कि एक इतना बड़ा और महत्वपूर्ण कवि अधिकांशतः अपठित रह जाता है। अधिक दोष हिंदी के कवियों और पाठकों का अवश्य है, पर आपका कुछ कम नहीं, जो आप स्वयं अपनी ओर से रत्ती भर ख्याल नहीं करते। अन्यथा ऐसी स्थिति कब की मिट गई होती। 4-6 माह पहले मैंने कल्पना को लिखा था कि वसुधा बंद हो जाने से आपकी अप्रतिम डायरी का प्रकाशन रुक गया है और अब वह अपने पृष्ठों में उसे जारी रखें। मुझे कुछ कुछ स्वीकारात्मक उत्तर मिला था, पर फिर कुछ हुआ गया नहीं, और इस तरह से यह पत्र आगे चलता है। तो देखिए, यह भी एक कैसा नमूना है और इसमें कितनी सारी बातें उभर कर आती हैं। पत्रिकाओं की बातें, मुक्तिबोध स्वयं अपनी रचनाओं को लेकर किस तरह बहुत बहुत ज्यादा उसको लेकर प्रोएक्टिव नहीं है, या अशोक जी की भाषा, उसमें हास परिहास, कुछ आग्रह, कुछ हक, और कविता मात्र से प्रभावित होकर इस पत्र का लिखा जाना 60 का दशक शुरू
60 का दशक समझिए कि समाप्त होने को है, 1959 की बात है और आगे का दशक शुरू होगा। सागर में है अशोक वाजपेयी जी, तो कितनी सारी चीजें एक कवि को लेकर, पत्रिकाओं को लेकर, उसकी रचनाएं कहाँ आ सकती हैं उसे लेकर, और वह कैसे कवि को जान रहा है कि वे लंबी कविताएं पत्रिकाओं को देने से बचते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है मुक्तिबोध को कि उतनी लंबी कविता किसी पत्रिका को देने से उसके कई कई पृष्ठ निकल जाएंगे। मगर जब वे अशोक जी कृति के साथ जुड़े हुए हैं तो कैसे वे आगे बढ़कर मांग करते हैं। तो ऐसे कई तत्व, कई फ्लेवर हम यहाँ देखते हैं। तो आइए मित्रों, अब हम ब्रजरतन जोशी जी के पास चलते हैं और उनसे कुछ एक पत्र सुनते हैं। जी जोशी जी, स्वागत। देखिए, 2 पत्र तो फिलहाल मैं क्योंकि 8वां चयन का आपने कहा है, लेकिन एक पत्र मैं जरूर आपको साझा करता हूँ। वो निर्मल वर्मा का पत्र है। निर्मल जी ने 13 मार्च 1900 इस पर जो छपा है 79 नई दिल्ली में ये पत्र उन्हें लिखा है और वे लिखते हैं, प्रिय अशोक, तुम्हारा पत्र मिला। मैं इन दिनों कुछ इतने दयनीय और दारुण ढंग से अपने उपन्यास में उलझा हूं कि शीघ्र उत्तर न दे सका। यही एकमात्र कारण है, और समय की कमी भी, कि चाहने पर भी स्वामी पर कुछ लिखना असंभव हो गया है। वैसे भी तुमने जितना समय दिया था वह एक पूरी जिंदगी की दोस्ती, आत्मीयता, मतभेदों, असहमतियों, सहमतियों के उतार चढ़ाव को पूरी तरह उघाड़ने में नाकाफी था। शायद फिर कभी मौका मिलेगा। यहां पूर्वग्रह के अंक की बहुत चर्चा है। इसकी खबरें, अफवाहें भी मैं अपने कमरे तक सुन लेता हूं। लगता है इंटरव्यू ने बहुत लोगों को फ्री लिंकिंग करने का अवसर दिया है, अच्छे और बुरे दोनों ही अर्थों में। मुझे लगता है यदि हम और तुम मिलकर उसे थोड़ा संपादित कर लेते तो अधिक साफ सुथरा और कॉम्पैक्ट बन सकता था। कुछ गलतियों को भी सुधारा जा सकता था, जैसे जहां मैंने विधा कहा वहां विद्या छपा है, किंतु ये छोटी गलतियां हैं। मैं सोचता हूं जहां मैंने महेंद्र भल्ला, मणि मधुकर आदि की आलोचना की है, उसके लिए मुझे अपना तर्क केवल व्यक्तिगत रुचि तक नहीं, कुछ ठोस साहित्यिक आधार भी देने चाहिए थे, जो बातचीत की राह में संभव नहीं हो पाते। फिर भी इन त्रुटियों के बावजूद बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं को छुआ गया है, जिसमें तुम्हारा, साहा और शाही जी का विशेष योगदान रहा है। कई ऐसी चीजें जिन पर शायद पहली बार खुलकर बातचीत हुई, मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म, हिंदी में मार्क्सवादी आलोचना, हिंदी उपन्यास की फॉर्म इत्यादि। मैं चाहूंगा कि किसी अगले अंक में इराटा के नीचे आप 2 गलतियों को सुधार लें जो नामों की है। पृष्ठ 23 पर मैंने आइंस्टाइन नहीं, आइखमान कहा था, जिन्हें नात्सी क्रूरताओं के लिए इजराइल में मृत्युदंड दिया गया था। पृष्ठ 29 में एक बहुत ही हास्यास्पद गलती चली गई है। सबसे निचली पंक्ति में मैंने जहां यह कहा, नामवर जी ने एक बार कहा था यह असंभव है, मैंने राम मनोहर लोहिया का उदाहरण दिया था, जो शायद टेप में नामवर बन गया, राम मनोहर का नामवर बन जाना। मुझे शाह साहब और प्रभात कुमार त्रिपाठी के लेख बहुत अच्छे लगे। शाह जी को मैंने इस आशय का पत्र भी लिखा। प्रभात जी का लेख गहरी अंतर्दृष्टि और संवेदनात्मक समझ और सूझबूझ का परिचय देता है, जैसे वह अपनी डायरी के हाशिए पर बहुत व्यक्तिगत, आत्मीय, ऑथेंटिक प्रतिक्रियाओं को व्यक्त कर रहे हों। यदि कभी उन्हें पत्र लिखें तो अवश्य मेरी बात उन तक पहुंचा दें। मैंने यह पत्र तुमसे शुरू किया था और अंत में आप तक आ गया। फिर मैं तुम पर लौटता हूं। 30 जनवरी को गोष्ठी में मैंने गांधी जी के संदर्भ में संवाद की जरूरत पर एक लेख पढ़ा था, वह दिनमान में छपा था। तुम्हारी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। तुम्हारा निर्मल। अच्छा आइडिया था आपका। थोड़ा सा इस आइडिया पर पहले बात होती और समय का थोड़ा और होता तो अपन कुछ और अच्छे पत्र जो मेरी दृष्टि में इसमें इंपॉर्टेंट थे, मैं उनका चयन करता और उसका वाचन करता, मुझे भी अच्छा लगता। लेकिन आपने एक पत्र के लिए अवसर दिया, उसके लिए पुनः आपका आभार, साधुवाद। और हमारे उन मित्र दर्शकों का और श्रोताओं का जो कि लगातार देख और सुन रहे हैं, उनका भी बहुत आभारी हूं कि वे निरंतर अपना बेशकीमती समय निकालकर इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का हिस्सा बने। उन्हें एक बार आप
अर्पण कुमार जी और उनकी टीम का साधुवाद। जी शुक्रिया जोशी जी, अच्छा लगा आप यहाँ समय निकाल कर आए और एक बेहद महत्वपूर्ण संवाद इस पुस्तक के बहाने हो सका। और जाहिर सी बात है कि यह जो एक इतनी खास पुस्तक जिस पर चर्चा अपेक्षित थी, मुझे लगता है कि इस माध्यम से, आपके माध्यम से वह कमी भी पूरी हुई, क्योंकि यह जिस तरह की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है उस पर बात होनी ही चाहिए थी अपने दूसरे। और इसके बहाने जो पूरा समय एक लेखक का, एक बेहद व्यस्त लेखक का उभर कर आता है, और जो व्यस्त है वह किन कारणों से व्यस्त है, वह तमाम कार्यक्रमों में, पत्रिकाओं में, आयोजनों में और लोगों से जोड़ने में, सहज भाव से जोड़ने में व्यस्त है। ऐसे में जो उसका अपना एक विशद अनुभव संसार है वह खुलकर सामने आता है। और इतने सारे पत्र न सिर्फ हिंदी बल्कि समस्त भारतीय साहित्य के लिए अमूल धरोहर है, अमूल्य धरोहर है। तो इन पर चर्चा हुई, इस पुस्तक पर, अपने दूसरे पर, आपके माध्यम से, आपके बहाने, तो अच्छा लगा। एक बार पुनः आपका धन्यवाद और तमाम मित्रों का जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। जी साथियों, अशोक वाजपेयी जी पर यह एकाग्र जारी है। कल एक नई कड़ी में हम फिर मिलते हैं। नमस्कार। नमस्कार।